कमेंट करके बताइए आवाज आ रही नहीं आ रही भैया। शालू पोद्दार सर नमस्ते, रश्मि सेन सर नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जल्दी जल्दी लाइव आइए फटाफट, और लाइव आने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए अंगूठा दबा करके, जल्दी से जल्दी फटाफट, जल्दी दीजिए फटाफट। अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए अंगूठा दबाइए, अंगूठा एक नहीं दो अंगूठे दबाना, जिससे हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सकें। फटाफट जितना जल्दी हो जितना जल्दी करो, फिर क्लास चालू करते हैं अपनी। कहाँ है वो? कल हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपका आंसर निकलेगा सर राजसमंद के अंदर स्थित है। बोलो कहां पे है? राजसमंद के अंदर स्थित है। कैसा दुर्ग है भाई? गिरि दुर्ग है। बोलो कैसा है? गिरि दुर्ग है। इसका जो निर्माण करवाया था वो मौर्य शासक संप्रीति ने करवाया था, और इसका जब निर्माण करवाया था तो इसका नाम क्या था? मच्छिंद्रगढ़ था। क्या नाम था? मच्छिंद्रगढ़ था। मेवाड़ में एक शासक आए सिसोदिया शाखा के, और उनकी स्थापना करने वाले थे अम्बिरदेव सिसोदिया, और अम्बिरदेव सिसोदिया के काल से यहाँ के शासक क्या लगाने लगे थे? राणा। और उन्हीं राणाओं में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था माणा कुंभा, और माणा कुंभा ने इसी छोटे से दुर्ग के स्थान पर एक बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया, और इस दुर्ग का नाम क्या था बताओ? कुंभलगढ़ दुर्ग। और अपनी पत्नी जिसका नाम क्या था? कुंभल देवी, और कुंभल देवी के नाम पर इसका क्या नाम रखा? कुंभलगढ़। इस दुर्ग का जो नवीनीकरण किया था वो किसने करवाया था बताओ? फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो अपनी पत्नी को समर्पित है, तो आंसर क्या आएगा सर? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। उसके बाद पहाड़ी की बात की थी, किन किन पहाड़ियों पर? पहली पहाड़ी जरगा, दूसरी रागा, तीसरी हेमकुट, और चौथी गज माधव। इन पहाड़ियों पर स्थित है कौन सा दुर्ग बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा सर कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। 21 जून 2013 को इस दुर्ग को किसमें शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में। किसमें शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में। फिर हमने बात की थी कि इसका शिल्पी कौन था? तो कहां का था भाई? गुजरात का था। और किसका दरबारी था? माणा कुंभा का दरबारी शिल्पी भी था, दरबारी कवि भी था। इस मंडन के द्वारा 3 पुस्तकों की क्या की गई थी? रचना। पहली पुस्तक क्या थी? रूप मंडन, दूसरी का नाम कोदक मंडन, तीसरी का नाम राजवल्लभ। ठीक है। फिर हमने बात की थी उपनामों की, तो पहला उपनाम मिलता है कुंभलमेर। क्या नाम मिलता है? कुंभलमेर। दूसरा मिलता है कुंभल मेरू, तीसरा मिलता है एस्ट्रुकन, चौथा मच्छिंद्रगढ़, पांचवा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और छठवा था मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। फिर हमने बात की थी इसके परकोटे की। परकोटा कितने किलोमीटर का है? 36 किलोमीटर का परकोटा है। चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी महान दीवार किस दुर्ग की है? तो आपका आंसर निकलेगा सर कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। भारत की महान दीवार किस दुर्ग की दीवार को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। फिर हमने बात की थी कि इसकी जो परकोटा इसकी चौड़ाई कितनी है? 15 फुट है, और इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। फिर हमने बात की थी किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के उत्तर की ओर से आने वाला रास्ता क्या कहलाता है? टूटिया का हाड़ा। बोलो क्या कहलाता है? टूटिया का हाड़ा। और पश्चिम से आने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? टीड़ा वाटी कहा जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि पूरब से आने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? दड़ी वटा। बोलो क्या कहते हैं? दड़ी वटा। उसके बाद हमने बात की थी किसकी बताओ? प्रवेश द्वारों की। प्रवेश द्वारों में पहला था ओरठ पोल, दूसरा था हनुमान पोल, तीसरा था गणेश पोल, चौथा था हल्ला पोल, पांचवा था विजय पोल, छठवा था भैरव पोल, सातवां था नींबू पोल, आठवां था चौगान पोल, और नौवां तो कौन था? तागड़ा पोल। ये आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुल कितने द्वार हैं? तो आपका आंसर निकलेगा सर 9 है। बोलो कितने हैं? 9। फिर हमने बात की थी इतिहास की, तो 1578 में अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खां। बोलो कौन था? शाहबाज खां। और इस शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार। तो याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग पर अब तक एक बार अधिकार किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? शाहबाज खां के द्वारा।
और याद रखना माणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहां हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। माणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो आंसर आएगा सर कुंभलगढ़ दुर्ग। फिर मैंने कहा था कि माणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहां बनाई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर बनाई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, फिर मैंने बात की थी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अन्य स्थल। तो पहला था जालीबाब की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? जालीबाब की बावड़ी। फिर मैंने कहा कि महाराणा कुंभा ने यहां पर एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम क्या था? कुंभश्याम मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर था? कुंभश्याम मंदिर। इस मंदिर पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति बताओ? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन था? कान्हा। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते कौन? महेश दास। फिर मैंने कहा था कौन सा तालाब है? मामादेव तालाब। कौन सा तालाब? मामादेव तालाब। इस मामादेव तालाब पर महाराणा कुंभा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। और याद रखना मामादेव तालाब पर ही शाम के समय महाराणा कुंभा बैठा करता था। उसी दौरान महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उन्हें धक्का दिया। इस कारण से महाराणा कुंभा की क्या हो गई बताओ? मृत्यु। और ध्यान रखना उदा को मेवाड़ का क्या कहते? पितृ हंता। इसी दुर्ग के अंदर याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार या फिर कहते हैं भगोड़ा राजकुमार। कौन सा राजकुमार? भगोड़ा राजकुमार। इसकी क्या बनी हुई है? 12 खंभों की छतरी। क्या बनी हुई है बताओ? 12 खंभों की छतरी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? अखेराज देवड़ा। कौन था बताओ? अखेराज देवड़ा। तो यहां तक बात तुम्हारे समझ में आई। अब सुनो, कुंभलगढ़ में एक चीज और रह गई थी कल, उसको बता देता हूं। कुंभलगढ़ के अंदर याद रखना कुंभा का निवास है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ? कटारगढ़ दुर्ग। और इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है और इस महल का नाम याद रखना बादल महल। बोलो कौन सा महल था? बादल महल। तो आपसे पूछे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसी कटार दुर्ग में कौन सा? बादल महल स्थित है। याद रखना ये कटारगढ़ दुर्ग या बादल महल कुंभा का क्या था? निवास स्थान था। कुंभा का निवास स्थान। कुंभा का निवास स्थान। इस बादल महल के अंदर 2 कमरे मिलते हैं। एक कमरे को नाम दिया जाता है श्रृंगार। कौन सा? श्रृंगार। और एक को नाम दिया गया है जूना कचहरी। कौन सी कचहरी? जूना कचहरी। इसी जूना कचहरी कमरे के अंदर याद रखना 9 मई 1540 9 मई 1540 9 मई 1540 को याद रखना जयवंता बाई। कौन सी बाई? जयवंता बाई। और जयवंता बाई की कोख से जन्म हुआ था किसका? महाराणा प्रताप का। बोलो किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था बादल महल के अंदर हुआ था। और बादल महल के अंदर कौन सा कमरा था? जूना कचहरी। और जूना कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। तो आप कमेंट करके बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए भैया, फटाफट अंगूठी दबा के बता दीजिए कुंभलगढ़ समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला दुर्ग लेते हैं। चलो सर बात करते हैं आज अगले दुर्ग की। और अगला जो दुर्ग है भाई इतना भयंकर है कि पूछो मत। कौन सा मेर है? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग की बात करें कि किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आपका आंसर निकलना सही है सर धानवन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग को पढ़ेंगे और आपको पता होगा इसे सोनालगढ़ या सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और वाटी वंश का दुर्ग है कौन सा बताओ? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग की बात करते हैं और इतने प्यार से बात करेंगे कि पूछो ही मत। पहले हम बात कर रहे हैं जैसलमेर दुर्ग की निर्माण की। किसकी बात करेंगे? निर्माण। या फिर मैं कहूं कि जैसलमेर दुर्ग की नींव। जैसलमेर दुर्ग की नींव। तो जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी कब? 12 जुलाई को। कब रखी गई थी? 12 जुलाई
1155 ईस्वी में। कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना जैसल वाटी। कौन सा वाटी था? जैसल वाटी। तो आपसे पूछे कि जैसलमेर दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। रखने वाला कौन था? जैसल वाटी था। लेकिन क्वेश्चन अगला यह पूछा जाता है कि सर एक बात बताइए, इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण तो पूर्ण निर्माण याद रखना जैसल वाटी का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था शालिवाहन द्वितीय। कौन सा वाहन? शालिवाहन द्वितीय। और ऐसा कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण केवल कितने वर्षों में पूर्ण हो गया था? 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। कितने वर्षों में पूर्ण हुआ था? 7 वर्ष में पूर्ण हुआ। तो आपसे पूछे कि जैसलमेर दुर्ग का नींव किसने रखी थी? तो जैसल वाटी के द्वारा रखी गई थी। और कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। इसका जो पूर्ण निर्माण हुआ था या करवाया था तो याद रखना जैसल वाटी के पुत्र जिनका नाम था शालिवाहन द्वितीय। क्या नाम था बताओ? शालिवाहन द्वितीय। और शालिवाहन द्वितीय के द्वारा इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाया गया। और इसको दुर्ग को बनने में कितना टाइम लगा था? 7 वर्ष। कितने वर्ष लगा था? 7 वर्ष लगा था। फिर हम बात करने वाले किसकी? कि ये जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे कहा जाता है त्रिकुटगढ़। बोलो कौन सा गढ़ कहा जाता है? त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। और याद रखना इसकी जो आकृति है वो कैसी है बताओ? त्रिभुजाकार। कैसी है बताओ? त्रिभुजाकार। तो आपसे पूछिए जैसलमेर दुर्ग की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो जैसल वाटी था। और नींव कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। इसका पूर्ण निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? शालिवाहन द्वितीय था। 7 वर्ष में इसका पूर्ण निर्माण हुआ। उसके बाद आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है तो आपका आंसर निकलेगा त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस कारण से इसे कहते हैं त्रिकुटगढ़। क्या कहते हैं बताओ? त्रिकुटगढ़ कहते हैं। और इसी ध्यान रखना कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। बोलो कैसी है? त्रिभुजाकार। उसके बाद सुनो कि आपसे क्या पूछने वाला है अगला क्वेश्चन कि सर इसके उपनाम। क्या पूछने वाला है? उपनाम। तो उपनामों में याद रखना उपनाम बढ़िया है इसके। और उपनाम पहला जो उपनाम मिलता है वो मिलता है सोनार दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ? सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सत्यजीत रे। क्या नाम था? सत्यजीत रे। सोनार दुर्ग कहने के कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी कारण इसे कहा जाता है सोनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? सोनगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि इसके क्या नाम है? उपनामों पे पहला नाम क्या मिलता है? तो आपका आंसर निकलेगा सोनार दुर्ग कहा जाता है। सोनार दुर्ग कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सत्यजीत रे। और इसी सोनार दुर्ग को कहने के कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़। और क्या कहते हैं? सोनगढ़ दुर्ग कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? सोनगढ़ दुर्ग। अब अगला जो नाम आएगा वो याद रखना, इसे कहा जाता है गलियों का दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? गलियों का दुर्ग। इसे कहा जाता है अपना राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान दुर्ग। राजस्थान का अंडमान दुर्ग कहा जाता है। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। कौन सा गुलाब कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है गलियों का दुर्ग। गलियों का दुर्ग। इसे ही कहा जाता है 99 बुर्जों वाला दुर्ग। बुर्जों वाला, या फिर याद रखना सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो एक बार फिर देखो पुनः कैसे सोनार दुर्ग कहा जाता है। सोनार दुर्ग कहने का कारण किसने किया था? सत्यजीत रे ने। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग या सोनगढ़ दुर्ग। इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं।
गुरुजी। देखिए भैया, उपनामों में पहला उपनाम क्या मिलता है? सोनार दुर्ग मिलता है। सोनार दुर्ग कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सत्यजीत रे था। और इसी कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग और सोनगढ़ दुर्ग। इसे ही कहा जाता है गलियों का दुर्ग, इसे ही कहा जाता है राजस्थान का अंडमान दुर्ग, इसे ही कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब, इसे ही कहा जाता है गलियों का दुर्ग। 99 बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर निकलना चाहिए कि सर कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। इसे ही कहा जाता है, सुनना अगला, गौड़हरा दुर्ग। गौड़ हरागढ़, कौन सा? गौड़हरागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है अढ़ाई साके वाला दुर्ग। अढ़ाई साके वाला दुर्ग, अढ़ाई साके वाला दुर्ग। और याद रखना, इसे कहा जाता है रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में लंगड़ डाले, लंगड़ डाले जहाज के समान दुर्ग, जहाज के समान दुर्ग। बोलो किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसलमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। जैसलमेर दुर्ग की बात करते करते याद रखना कौन सी श्रेणी का है? दानवंश श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, और जैसल वाटी के द्वारा रखी गई। इसका जो निर्माण करवाया था, तो याद रखना किसने करवाया था? पूर्ण निर्माण शालिवाहन सेकंड के द्वारा। और कहते हैं कि 7 वर्ष में इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण हो गया था। उसके बाद ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसी कारण इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। दूसरी बात याद रखना, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। बोलो कैसी है? त्रिभुजाकार। उपनामों में पहला नाम क्या मिलता है? सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सत्यजीत रे। उसके बाद सोनार दुर्ग के कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है, सोनगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसे गलियों का दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का अंडमान दुर्ग कहते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसे ही गलियों का दुर्ग कहा जाता है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं, और सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। उसके बाद याद रखना, इसे गौड़हरा गढ़ भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? गौड़हरा गढ़ भी कहते हैं। इसे अढ़ाई साके वाला दुर्ग भी कहते हैं। रेत के समुद्र में लंगड़ डाले जहाज के समान दुर्ग भी कहते हैं। बोलो किस दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। बोलो किसको कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। याद समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे देखिए, समझ में आ गया हो तो भैया फटाफट सीना अपने क्या भेज दीजिए? अंगूठे भेज दीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी भेजिए। जल्दी भेजिए फटाफट। पूरी बवाल की आवाज कम करो। समझ में आ गया भैया? आगे चलते हैं। याद रखना, अकबर के संग एक विद्वान था, और उस विद्वान का नाम याद रखना अबुल फजल। क्या नाम था बताओ? अबुल फजल। अब अबुल फजल किसका दरबारी था या किसके नवरत्नों में शामिल था? अकबर के नवरत्नों में। किसके नवरत्नों में? अकबर के नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के साथ रहता था, और अकबर इस पे सारे काम करवाता, जहां भी घूमने जाता साथ लेकर जाता था। तो कहते हैं कि अकबर ने इस अबुल फजल से कहा कि भैया एक काम कर, तू जैसलमेर घूम कर आ। कहां घूम कर आ? जैसलमेर घूम कर आ। तो अबुल फजल ने कहा कि ठीक है महाराज, ठीक है साहब, मुगल सम्राट अकबर जी, हम जाते हैं। तो जैसे ही अबुल फजल कहां घूमने गए बताओ? जैसलमेर। कहां घूमने गए बताओ? जैसलमेर। अब जैसलमेर घूमने गए, और जैसलमेर घूमने के बाद वापस किसके पास आए? अकबर के पास। किसके पास आए? अकबर के पास आए।
तो अकबर के पास आने के बाद अकबर ने पूछा कि घूम आए, तो अब्दुल फजल ने कहा घूम तो आए लेकिन हालत गंभीर हो गई। मैंने कैसे? कि भैया घूमने गए थे हम, तो घूमते घूमते हमारे पैरों में क्या रेत ही रेत हो गई। तो फिर क्या करें कि अगर कोई जैसलमेर घूमने जाए तो याद रखना क्या होने चाहिए बताओ? पत्थर के पैर। क्या होने चाहिए बताओ? पत्थर के पैर होने चाहिए। मेरा अच्छा, पत्थर के पैर होने के साथ साथ याद रखना कि भैया काठ का क्या होना चाहिए? घोड़ा। काठ का क्या होना चाहिए? घोड़ा। काठ का मतलब होता है लकड़ी। और साथ में याद रखना जो शरीर है, जो शरीर है, शरीर किसका होना चाहिए भैया? लोहे का। जब तो घूम सकते हो कौन सा मेर? जैसलमेर। तो ये कथन है कि किसने कहा था कि जैसलमेर दुर्ग पर घूमने के लिए याद क्या चाहिए? पत्थर के पैर चाहिए, लकड़ी का घोड़ा चाहिए और शरीर क्या सा होना चाहिए? लोहे का। तो ये कथन याद रखना। ये कथन किसने कहा था बताओ? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था बताओ? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात हम करें, देखो कि सर और क्या बातें हैं, तो याद रखना ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से निर्मित, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, किस पर? जैसलमेर दुर्ग पर, तो पीले पत्थरों से निर्मित है। तो एक बोला सूर्य की किरणें अगर इन पर पड़ेंगी तो कैसे चमकेगा? सोने की भांति। किसके भांति? सोने की भांति। इस कारण से याद रखना इस दुर्ग को कहा जाता है स्वर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ? स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। तो स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है बताओ? जैसलमेर दुर्ग को। अगर बाई चांस एग्जामिनर तुम्हें दे दे स्वर्णगिरी दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कि स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर जालौर दुर्ग को। लेकिन अगर आधा स्वयं आ जाए तो आपका आंसर निकलेगा सर जैसलमेर दुर्ग को। उसके बाद याद रखना इसमें चूने का, इस दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पता होगा, आपने भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की क्या है? कमी है। और वहां सारे के सारे क्या है? मरुस्थल है। अब एक बात बताओ, मरुस्थल में पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी तो कहां मिलेगा? या तो पाताल में मिलेगा या फिर औरत की आंखों में मिलेगा। किन में मिलेगा? या तो पाताल में मिलेगा या फिर औरत की आंखों में मिलेगा। तो इस दुर्ग को बनाने में ध्यान रखना चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात याद रखना, इस दुर्ग के अंदर जितने भी महल हैं उन महलों में याद रखना जो छत है उस छत का निर्माण किससे किया गया है? लकड़ी से किया गया है। लकड़ी से निर्मित छत, लकड़ी से निर्मित है यहाँ की छतें। तो आपसे पूछे कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो छत है वो छत का निर्माण किससे किया गया है? लकड़ी से किया गया है। बोलो किससे किया गया है? लकड़ी से किया गया है। दूसरी बात यह राजस्थान का, कौन से स्थान का? राजस्थान का दूसरा आवासीय दुर्ग है। दूसरा आवासीय दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? दूसरा आवासीय दुर्ग है। अगर तुमसे पूछ ले कि पहला आवासीय दुर्ग कौन सा है तो आपका आंसर निकलेगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ प्रथम आवासीय दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ प्रथम आवासीय दुर्ग है। तो आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम आवासीय दुर्ग कौन सा है तो आपका आंसर निकलेगा सर चित्तौड़गढ़ है। जबकि राजस्थान का दूसरा आवासीय दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। या फिर आवासीय ना पूछकर पूछेगा लिविंग फोर्ट कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है तो आपका आंसर निकलेगा सर जैसलमेर दुर्ग है। अगर पूछेगा राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है तो आपका आंसर निकलेगा चित्तौड़गढ़। अब सुनना, सबसे महत्वपूर्ण चीज आईएमपी डाल के लिख लेना भले कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि 2009 में जैसलमेर दुर्ग पर याद रखना क्या जारी की गई थी बताओ? डाक टिकट। क्या जारी की गई थी बताओ? डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 2009 में जारी की गई थी।
और जारी करने वाले, याद रखना, उस समय संचार मंत्रालय में मंत्री थे अपने सचिन पायलट जी। कौन से पायलट जी थे? सचिन पायलट जी। तो सचिन पायलट जी के द्वारा 2009 में किस दुर्ग पर डाक टिकट जारी की गई थी? तो आपका आंसर निकलेगा सर सोनारगढ़ दुर्ग कह सकते हो, स्वर्णगिरी दुर्ग कह सकते हो, सोनगढ़ दुर्ग कह सकते हो, सोनलगढ़ दुर्ग कह सकते हो, गलियों का दुर्ग कह सकते हो। इस दुर्ग पर सचिन पायलट जी के द्वारा 2009 में क्या जारी की गई थी बताओ? डाक टिकट जारी की गई थी। क्या जारी की गई थी बताओ? डाक टिकट। तो दोबारा एक बार फिर देख लो इसको कि अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग पर जाने के लिए पत्थर के क्या होने चाहिए? पैर। काठ का मतलब क्या होगा? लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी। लकड़ी का क्या होना चाहिए? घोड़ा। और शरीर कैसा होना चाहिए बताओ? लोहे का। इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया, चूने का और मिट्टी का प्रयोग नहीं, ध्यान रखना, मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी जो छत है लकड़ी से निर्मित है और यह राजस्थान का दूसरा आवासीय दुर्ग है। और प्रथम कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 2009 में इस पर डाक टिकट जारी की गई। जारी करने वाले कौन थे? सचिन पायलट। कौन थे बताओ? सचिन पायलट। कौन थे? सचिन पायलट। अब सुनना एक अच्छी सी बात, क्या इस दुर्ग के बारे में कहावत है? इस दुर्ग के बारे में क्या है? एक कहावत। और वो कहावत क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, गढ़ आगरो और अधगढ़, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर। तो आपसे पूछे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर। भलो चिलाणो भाटियो, भलो चिलाणो भाटियो, चिलाणो भाटियो, भलो चिलाणो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर। इसका मतलब क्या है? या तो दुर्ग कहां का है? दिल्ली का। या दुर्ग कहां का है? आगरे का। या फिर आधा गढ़ कहां का है? बीकानेर का। भले ही कुछ भी कहो, भाटियों ने ही राजस्थान के पश्चिम के अंदर कौन सा दुर्ग बना दिया? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना दिया? जैसलमेर। तो इस दुर्ग के बारे में जो कहावत है वो क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। भलो चिलाणो भाटियो, सिरो तो जैसलमेर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिलाणो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। बताओ भैया समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से जल्दी क्या दीजिए? अंगूठा। फिर आगे चलते हैं। दूसरी बार आगे बात करेंगे उसकी। तो चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्शनीय स्थल कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या दर्शनीय स्थल है। तो हम मैं दुर्ग बना रहा हूं, तुम भी साथ में बना लेना दुर्ग। क्या है ये? बुर्ज है इसके अंदर। क्या है? बुर्ज। क्योंकि सर्वाधिक बुर्जों वाला क्या है? दुर्ग है। अब सुनना अच्छे से, इस दुर्ग के अंदर भी दोहरा क्या है? परकोटा। दोहरा क्या है? परकोटा। ठीक है। अब ये दोहरा जो परकोटा है, याद रखना, दोहरा घाघरा नुमा, घाघरा नुमा परकोटा। ठीक है। परकोटा कमरकोट कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? कमरकोट कहलाता है। तो आपसे पूछे कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो दोहरा घाघरा नुमा परकोटा है उसे क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो याद रखना, यहां इस इलाके में एक छोटा सा नन्ना सा क्या है? एक मंदिर। और इस मंदिर का नाम है लक्ष्मीनाथ मंदिर।
कौन सा मंदिर? लक्ष्मीनाथ मंदिर। ठीक है, लक्ष्मीनाथ मंदिर याद रखना, भगवान लक्ष्मीनाथ भाटी राजवंश के, भाटी राजवंश के क्या थे बताओ? कुल देवता। भाटी राजवंश के क्या थे? कुल देवता। इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर और मिलता है। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर जो मंदिर मिलता है वो कौन सी माता का मिलता है? स्वांगिया माता का मंदिर, या इसे ही कहा जाता है आबड़ माता। कौन सी माता? आबड़ माता। और इसी आबड़ माता को याद रखना, या स्वांगिया माता को याद रखना, भाटी राजवंश की, कौन से राजवंश की? भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। भाटी राजवंश की क्या कहा जाता है? कुल देवी। इसी दुर्ग के अंदर याद रखना एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी क्या है? हवेली। क्या है? हवेली। और ये जो हवेली है किसकी है? सालिम सिंह की हवेली। किसकी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली किसके अंदर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। लक्ष्मीनाथ मंदिर भी जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, जो भाटी राजवंश के क्या थे? कुल देवता थे। उसके बाद स्वांगिया माता या आबड़ माता, जो कि भाटी राजवंश की क्या थी? कुल देवी। इनका भी मंदिर इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। इनका भी मंदिर इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला जो हम बात करने वाले हैं कि सालिम सिंह की हवेली भी किस दुर्ग के अंदर है, तो आंसर आएगा सर जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। किस दुर्ग के अंदर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अगली बात सुनना, इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अंदर एक क्या है? कुआं। क्या है? कुआं। और इस कुएं का नाम याद रखना, जसलू कुआं। कौन सा कुआं है? जसलू कुआं। और ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। होता क्या है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहां इस क्षेत्र में घूमने आते हैं, और जब घूमने आते तो कहते हैं कि अर्जुन को क्या लगती है? प्यास लगती है। अर्जुन को क्या लगती है? प्यास लगती है। जब अर्जुन को प्यास लगती है तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे प्यास लगी है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से चलाते हैं और एक कुएं का निर्माण करते हैं, और उस कुएं का निर्माण करने के बाद उस कुएं से पानी पीते हैं कौन? अर्जुन, और अपनी क्या बुझाते हैं? प्यास बुझाते हैं। तो उसके बाद अर्जुन कहता है कि आपने यहां पर मेरी प्यास बुझाने के लिए कुआं क्यों खोद दिया? तो उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे वंशी, कहने का मतलब यादव वंशी, मेरे वंश के लोग यहां पर आएंगे और इस क्षेत्र पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इस ध्यान रखना कि सबसे पहले यहां पर जो व्यक्ति आया था वो कौन सा आया था? जैसल आया था। इस कारण इस कुएं का नाम क्या है? जसलू कुआं है। तो जसलू कुआं किस दुर्ग के अंदर पड़ता है? तो आपका आंसर निकलेगा सर जैसलमेर दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर बताओ? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। याद रखना इसी दुर्ग के अंदर 3 महल हैं। कितने महल हैं? 3 महल हैं। एक का नाम है गजविलास। कौन सा विलास? गजविलास महल। एक का नाम है जवार विलास महल। जवार विलास महल। और एक का नाम है सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल। तो इसके अंदर कितने महल हैं? 3 हैं। एक का नाम क्या है? गजविलास महल, दूसरे का जवार विलास महल, और तीसरे का क्या है? सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल। याद रखना इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अंदर पार्श्वनाथ का कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ का क्या है? जैन मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, या कह सकते हैं आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर है। याद रखना इस मंदिर के किधर? गर्भ में, या कहने का मतलब अंडरग्राउंड के अंदर वर्तमान में, याद रखना जिनभद्र सूरी। कौन सा? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ग्रंथ भंडार स्थित है। ग्रंथ भंडार स्थित है। तो ये आपसे पूछे
के गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो जिलानो, भाटियो, सरेतो, जैसलमेर। यह कहावत किस दुर्ग के बारे में कही गई है? तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर। इसका जो दोहरा घाघरा नुमा परकोटा उसे क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। इसके अंदर याद रखना, ये लक्ष्मीनाथ लिख दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसे भाटी राजवंश के कौन थे? कुल देवता थे। स्वांगिया माता या आवड़ माता का मंदिर भी स्थित है जिसे भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। इसके अंदर जसलू कुआ है जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसी के अंदर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर स्थित है। और यही याद रखना, इसी मंदिर के अंडरग्राउंड के अंदर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। तो ये अन्य स्थल हो गए किसके अंदर? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें फटाफट। अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या? जल्दी अंगूठा दबाएं फटाफट। मुस्कान सिंह आ गई क्या? सोनिया जसवंत आ गई क्या? राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया। डीएसपी धनगस, नीतीश कुमार, सालू फौजदार समझ में आ गई क्या? कुसुमा, स्प्रिंग बोर्ड जयपुर। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है भैया? ये गुस्से वाली इमोजी भेज रहा है स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड जयपुर। रुचि गोला समझ में आ गई बेटा? यस सर। राजवीर सिंह, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, दुर्ग के इतिहास के बारे में बात करते हैं। दुर्ग का इतिहास, दुर्ग का इतिहास। और इतिहास के अंदर पढ़ेंगे हम दुर्ग के प्रमुख साके, दुर्ग के प्रमुख साके, दुर्ग के प्रमुख साके। दुर्ग के प्रमुख साकों की बात करें तो यहां पर याद रखना कितने साके? वैसे 2.5 साके हुए थे। 1, 2 और 3। इसे मैं नाम दे देता हूं प्रथम साका, इसे नाम दे देता हूं द्वितीय साका, और इसे मैं नाम दे देता हूं अर्ध साका। कौन सा साका? अर्ध साका। प्रथम साका, द्वितीय साका और अर्ध साका। उसके बाद हम इसकी डेटें बताएं तो डेटें प्रथम साका की मिलती है 1299 ईस्वी, इसकी मिलती है 1359 ईस्वी, और इसकी जो मिलती है याद रखना ये मिलती है अपनी 1550, 1550। कितने? 1500, 1550। इसकी डेट याद रखना, कोई कहता है कि 1312 ईस्वी है। कितनी ईस्वी है? 1312 ईस्वी। तो देख लेना आप जो ऑप्शन में जो आए। तो प्रथम शाखा कब हुआ था? 1299 या फिर 1312 ईस्वी में। द्वितीय शाखा 1359 ईस्वी में, और अर्ध शाखा कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। प्रथम जो शाखा हुआ था वो याद रखना भैया कि प्रथम शाखा के समय आक्रमणकारी तो आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन से खिलजी थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर आक्रमणकारी तो यहां पर थे अपने फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। यहां आक्रमणकारी तो यहां पर जो आक्रमणकारी थे वो याद रखना अमीर अली पठान, अमीर अली पठान। तो प्रथम शाखे के अंदर आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। द्वितीय शाखे में आक्रमणकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और अर्ध शाखे में अमीर अली पठान।
उसके बाद देखो कि अगर यहां का पूछे कि आक्रमण के समय यहां का शासक, तो आक्रमण के समय याद रखना मूलराज भाटी, मूलराज भाटी फर्स्ट, ठीक है, मूलराज भाटी फर्स्ट। अगर यहां की बात करें शासक कौन था, तो राव दूदा, कौन था, राव दूदा। और यहां की बात करें तो इसके समय कौन था, राव लूणकरण। ये राव लूणकरण वही है जिसने अपनी पुत्री उमादे का विवाह किससे किया था, मालदेव से। किससे किया था, मालदेव से। और तुम्हें यह भी पता होगा कि उमादे मालदेव से क्या हो जाती है, रूठ जाती है। मालदेव से क्या हो जाती है, रूठ जाने के दो कारण बताए जाते हैं। दो कारण क्या है, एक ही कारण है कि जब उमादे की शादी राम मालदेव के साथ होती है। देखो लूणकरण का जो शासनकाल था वो 1528 से लेकर के 1550 था, 1528 से 1550। तो इसी दौरान वो अपनी पुत्री जिसका नाम था उमादे का विवाह राम मालदेव से कर देता है। राम मालदेव के विवाह होने के बाद उमादे मारवाड़ पहुंचती है, और मारवाड़ पहुंचने के बाद आप जानते हो क्या होगा, शादी हो गई। तो अब शादी होने के बाद पहली रात थी, तो पहली रात के दिन कहते कि उमादे ने अपनी दासी जिसका नाम था भारमली, क्या नाम था, भारमली, उस भारमली को मालदेव को बुलाने के लिए भेजा था। लेकिन कहते कि मालदेव नशे में चूर था, और कहते कि भारमली को लेकर ही वो उसने पूरी रात गुजार दी थी। जब इस बात का पता पड़ा किसको, उमादे को, तो उमादे कहते कि रूट कर चली जाती है। क्या करके चली जाती है, रूट कर चली जाती है। रूटने के बाद वो कहां चली जाती है, तारागढ़ अजमेर। कौन से में, तारागढ़ अजमेर में चली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि इस बात की पता पड़ता है किसको, तो उसके पिता जिसका नाम था राव लूणकरण, उनको पता पड़ता है। तो वो कहते हैं कि राम मालदेव को मारने की क्या बनाती है, योजना बनाती है। इस कारण से कहते हैं कि लूणकरण और राम मालदेव में क्या होती है, शत्रुता हो जाती है। लेकिन बाद में कहते हैं कि खूब रूट मनाने की कोशिश करता, मनाने की कोशिश नहीं, तो हमें पता होगा एक बारठ नाम का एक व्यक्ति था, वो उसको मनाकर ले भी आता है। लेकिन गूंदोज नामक स्थान पर उमादे ठहर जाती है। जब वहां पर ठहर जाती है तो एक और बारठ था, नाम में मुझे याद नहीं है लेकिन कोई दिक्कत है, केसरी सिंह बारठ, ईसरी सिंह बारठ था। ईसरी सिंह बारठ कहते हैं कि और भी रानियां थी राम मालदेव की, और राम मालदेव की जो रानियां थी वो एक पत्र लिखती हैं और ईसरी सिंह बारठ से कहती हैं कि तू इस पत्र को उमादे को दे देना। किसको दे देना, उमादे को। तो कहते हैं जब वो ईसरी सिंह बारठ उस पत्र को लेकर पहुंचता है किसके पास, उमादे के पास, तो उमादे उस पत्र को जब पढ़ती है, उमादे को उस पत्र को पढ़ती है, तो उसके बाद कहते हैं कि वो वहीं रुक जाती है, और राम मालदेव की मृत्यु के बाद वहीं पर उसके पगड़ी से के साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अगर इसकी बात अगर तुमको जाननी है तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना ही ठीक है। आगे देखो, तो आपसे पूछे अर्धशाके के कब हुआ था, 1550 में। आक्रमणकारी कौन था, अमीर अल पठान। और यहाँ के शासक कौन थे, राव लूणकरण। द्वितीय शाखा कब हुआ था, 1359 में हुआ था। आक्रमणकारी कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। और यहाँ के शासक कौन थे, राव दूदा थे। प्रथम शाखा 1299 1312 ईस्वी बताया गया है। याद रखना ये किसके अनुसार है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और शासक कौन था, मूलराज भाटी फर्स्ट। हुआ क्या था, याद रखना इसके अंदर, इस आक्रमण के समय याद रखना मूलराज भाटी के द्वारा क्या किया गया, केसरिया। क्या किया गया, केसरिया। जबकि इनकी जो पत्नी थी रत्ना, बोलो क्या नाम था, रत्ना। और उस रत्ना के द्वारा क्या किया गया था, बताओ, जोहर। क्या किया गया था, जोहर किया गया था। उसके बाद द्वितीय शाखा की हम बात करें तो द्वितीय शाखा में याद रखना राव दूदा के द्वारा क्या किया गया, केसरिया। और दुर्ग की महिलाओं के द्वारा क्या किया गया, बताओ, जोहर किया गया। क्या किया गया, बताओ, जोहर किया गया। लेकिन अर्ध शाखा के अंदर याद रखना राव लूणकरण के द्वारा या यहाँ के पुरुषों के द्वारा केसरिया तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, बताओ, जोहर नहीं हुआ। जोहर नहीं हुआ। सुनना, इसकी एक कहानी है। और कहानी क्या है, सुनना। कहानी यह है कि ये अपना कौन सा मेर है, जैसलमेर। कौन सा मेर है, जैसलमेर है। अब जैसलमेर के शासक कौन है, राव लूणकरण। राव लूणकरण यहां के शासक हैं। और याद रखना एक स्थान पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर कहते हैं कि स्थान पड़ता है जिसका नाम था कंधार। कौन सा धार था, कंधार। और कंधार के थे कौन, अमीर अली पठान।
कौन से पठान थे? अमीर अली पठान। कौन थे? अमीर अली पठान। अब कहते हैं कि यहां का ये धूर्त व्यक्ति था, धूर्त शासक था, इस कारण कैसे यहाँ की प्रजा ने इसका क्या कर दिया? निष्कासन कर दिया। और निष्कासन करने के बाद ये अमीर अली जो पठान है आ जाता है कौन से मेर के अंदर? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के अंदर किसके पास पहुंचा? राव लूणकरण के पास। और राव लूणकरण के पास पहुंचने के बाद ये अपनी जीवनी बताता है, कहानी बताता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ और मुझे अब शरण की क्या है? जरूरत है। तो आपको पता होगा जितने भी हिंदू राजा हैं, पहले भी प्राचीन समय की बात कर लो, चाहे आपने मध्यकाल की बात कर लो, चाहे आज आधुनिक की बात कर लो, भारत एकमात्र ऐसा देश है सभी को क्या दे देता है? अपने यहां पर शरण दे देता है। किसी से ये नहीं कहता कि तुम यहां पर मत रहो। और आज भी ये चल रहा है, ये परंपरा जन कितने हजारों वर्ष से चल रही है। और आज भी ये परंपरा है कि भारत कभी किसी को शरण देने से मना नहीं करता है, लेकिन फिर भी भारत सबका क्या है? दुश्मन है। तो उसी दौरान कहते कि राव लूणकरण के बारे, जब राव लूणकरण से अमीर अली पठान ने अपनी जब कहानी बताई, तो राव लूणकरण ने इस अमीर अली को क्या दे दी? अपने यहां पर शरण दे दी। बोलो क्या दे दी? शरण दे दी। अब शरण देने के बाद कहते हैं कि अमीर अली पठान यहां पर रहने लग गया। अब रहते 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 उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जैसलमेर दुर्ग पर क्या कर लूं? अपना अधिकार कर लूं। अब अधिकार करने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते ये तो, एक तो ये कि सीधा सैनिकों के द्वारा क्या कर दूं? इस पर अटैक कर दूं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? सेना नहीं है। तो एक काम करते हैं यही, क्यों ना एक षड्यंत्र रचकर इस जैसलमेर दुर्ग पर क्या किया जाए? अधिकार किया जाए। अब कहते हैं कि राव लूणकरण के पास पहुंचा अमीर अली और इसने कहा कि महाराज हमें यहां काफी दिन हो गए और हम और आप दोस्त बन गए, लेकिन अभी दोस्ती पूरी नहीं लगती है। क्यों? कि मेरी भी कुछ बेगमें मेरे साथ में आई हैं, या फिर बेगमों कहने का मेरा परिवार मेरे साथ आया है, हम साथ बैठकर तो खाते पीते, लेकिन अब तक आपका परिवार और मेरा परिवार मिला नहीं है। तो मेरी बेगमें भी आपके परिवार के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। तो राव लूणकरण ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम संडे के दिन सभी पुरुष कहां जाएंगे? शिकार पर जाएंगे, और आप अपनी महिलाओं को, हमारी रानी, अपने बच्चों को लेकर, और आपकी बेगम हमारी रानी और बच्चों से मिलने चली जाएंगे। तो कहते हैं कि राव लूणकरण, ये तो कहानी है, वैसे बताया जाता राम लूणकरण ने इनको आज्ञा दे दी, ठीक है आपकी बेगमें हमारी रानियों से मिल सकती हैं। तो कहते हैं कि इस अमीर अली ने एक षड्यंत्र रचा कि इन्होंने क्या किया? तैयार की पालकियां। क्या तैयार की? बता। पालकी तैयार की। और उन पालकियों ने ऐसी तैयार की, उनके अंदर अपनी बेगमें महिलाओं को बिठाने की जगह किनको बैठा दिया? अपने सैनिकों को। किनको बैठा दिया? बताओ। अपने सैनिकों को बैठा दिया। और सैनिकों को बैठा कर लगभग 50-60 पालकियां तैयार की गई थी, और एक एक पालकी में 4-4 पुरुष बैठकर और महिलाओं के वस्त्र धारण करके बैठ गए थे, और 4-4 पुरुष उनको पालकियों को उठाकर ले जा, 8 पुरुष एक पालकी के साथ थे। तो लगभग 250 सैनिक। कितने सैनिक बताओ? 250 सैनिक इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर रानियों वाले भाग में चले गए। लेकिन मुख्य द्वार पर एक सैनिक ने अंदाजा लगा लिया कि रानियां तो नहीं है, ना ही ये बेगम है, ये तो बल्कि क्या है? राणा है या फिर बेगमा है। क्या है? बेगमा। बोलो क्या है? बेगमा। जब उसको शक हुआ, संदेह हुआ, तो उसने कहा कि भाई पालकी रोको, दिखाओ तो सही बेगम है या कोई बेगमा है। तो कहते हैं कि जैसे ही पता पड़ा तो सैनिकों ने कहा कि भैया अगर इसको दिखा दिया तो मामला गड़बड़ होगा, इससे तो ऐसा करते हैं आक्रमण यही इसी द्वार से प्रारंभ कर देते हैं। तो कहते हैं कि इन सैनिकों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे ये सैनिक पूरे दुर्ग के अंदर फैल गए। तो कहते हैं कि जितनी भी रानियां थी या जितनी भी किले के अंदर क्या थी? महिलाएं। क्या थी बताओ? महिलाएं। अब ये महिलाएं थी, तो महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करेंगी? अग्निकुंड में कूदेंगी। लेकिन इन सैनिकों ने कहते हैं उस अग्निकुंड में क्या भरवा दिया? जल। और जो लकड़ियां थी उस लकड़ियों को किले के बाहर फेंकवा दिया। क्या करवा दिया? फेंकवा दिया। अब दुर्ग के अंदर जितने पुरुष थे
उन्होंने इन सैनिकों से लड़ते हुए क्या किया था? केसरिया। कहने का मतलब केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध भूमि में लड़ना ही और वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? केसरिया कहलाता है। अब पुरुषों के द्वारा केसरिया तो किया गया, लेकिन जलकुंड में क्या बर्बाद, सॉरी अग्निकुंड में क्या बर्बाद दिया? जल और लकड़ियों को फेंक दिया। तो कहते हैं कि इस दुर्ग की महिलाओं ने अपने पुरुषों से कहा कि भाई देखो अग्निकुंड में जल भर गया, लकड़ियां फेंकवा दी हैं, इससे अच्छा है कि इनके हाथ हम लगें, तुम स्वयं अपनी तलवार से हमारे क्या ले लो? प्राण ले लो। क्या ले लो बताओ? प्राण ले लो। तो कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग के पुरुष सैनिकों ने और लूणकरण ने अपनी अपनी रानी, अपनी अपनी जो पत्नियां थी, जो लड़कियां थी, उनको तलवार की नोक पर के मौत के घाट उतार दिया। इस कारण कहा जाता है कि अर्धशाका हुआ 1550 में। कब हुआ? 1550 में। लेकिन पुरुषों के द्वारा केसरिया तो किया गया, लेकिन महिलाओं के द्वारा क्या नहीं किया गया बताओ? जोहर नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? जोहर नहीं किया गया, बल्कि इस दुर्ग के जो सैनिक थे उन्होंने ही महिलाओं के क्या ले लिए थे? प्राण ले लिए थे, तलवार से काट करके। तो इसी कारण कहते हैं कि यहां पर केसरिया तो हुआ, लेकिन महिलाओं के द्वारा क्या नहीं हुआ? जोहर नहीं हुआ। तो यहां आ जाते हैं हम लौट के दोबारा। तो आपके समझ में आ गया कि 1550 में कौन सा साका हुआ था? अर्ध साका हुआ था। आक्रमणकारी कौन थे? अमीर अली पठान थे। इस समय यहां के शासक कौन थे? राव लूणकरण। केसरिया हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ बताओ? जोहर नहीं हुआ। द्वितीय साका 1359 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? राव दूदा थे। केसरिया भी हुआ, जोहर भी हुआ। उसके बाद प्रथम साका कब हुआ? 1299 या 1312 ईस्वी। तो आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। शासक मूलराज भाटी फर्स्ट था। याद रखना, जैसलमेर के अंदर एक शासक आएगा और उस शासक का नाम क्या होगा? मूलराज भाटी सेकंड। और वो ही अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम क्या करेगा? संधि करेगा। क्या करेगा? संधि। उसके बाद केसरिया हुआ और पत्नी रत्ना ने क्या किया था? जोहर किया था। एक तो मैं एक चीज बता देता हूं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो अगली चीज मैं बताने वाला हूं, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिखना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अधिकार में क्षेत्र, वैसे अगले दुर्ग में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो याद रखना 1299 किस पर अधिकार कर लिया? जैसलमेर पर। किस पर अधिकार कर लिया? जैसलमेर पर। याद रखना 1301 में इसने अधिकार कर लिया था किस पर? रणथंभौर पर। किस पर अधिकार कर लिया? रणथंभौर पर। 1303 के अंदर इसने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर। किस पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़गढ़ पर। नंबर 4 याद रखना 1308 में इसने अधिकार कर लिया था किस पर बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा सर सिवाना पर। सिवाना पर अधिकार, सिवाना पर अधिकार। बात करें नंबर 5 तो याद रखना 1311 ईस्वी में इसने अधिकार कर लिया था, बोलो किस पर? जालौर पर। जालौर पर अधिकार। किस पर अधिकार कर लिया था? जालौर पर। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार किए गए क्षेत्र में पहला जैसलमेर, अगर पहला भी मान सकते हो या फिर 1312 भी कर सकते हो, ठीक है। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 सिवाना पर और 1311 में किस पर अधिकार कर लिया? जालौर पर अधिकार कर लिया। तो ये था अपना कौन सा दुर्ग था? जैसलमेर दुर्ग था। अगर पूरी की पूरी बात समझ में आ गई हो तो बताना कमेंट करके, एक बार फिर रिवाइज कर लेते कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को। कौन से दुर्ग को बताओ? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है बताओ? धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। इसके निर्माण की नींव कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलवाटी के द्वारा। इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया था जैसलवाटी के पुत्र, जैसलवाटी के पुत्र जिनका नाम था शालिवाहन द्वितीय। 7 वर्ष में इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण पूरा हुआ। इस कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस कारण से त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। याद रखना इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है।
उपनामों की बात करें तो सोनार दुर्ग कहने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे थे। इसी कारण से सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं और सोनगढ़ दुर्ग कहते हैं। गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, गलियों का दुर्ग कहते हैं, 99 बुर्जों वाला या सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। इसे गौड़हरागढ़ भी कहते हैं, अढ़ाई साके वाला दुर्ग भी कहते हैं, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दुर्ग भी कहते हैं। फिर हमने कहा कि अबुल फजल आया, अबुल फजल ने कहा कि इस पर जाने के लिए पत्थर के क्या होने चाहिए? पैर, और काठ का क्या होना चाहिए? घोड़ा, और शरीर का क्या होना चाहिए? सॉरी, लोहे का क्या होना चाहिए? शरीर। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, इस कारण से स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चूने का प्रयोग, मिट्टी या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। छत इसकी किससे बनी हुई है? लकड़ी से निर्मित है। इसे राजस्थान का दूसरा आवासीय दुर्ग भी कहते हैं। 2009 में केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के द्वारा क्या जारी की गई थी? बताओ। डाक टिकट जारी की गई थी। क्या जारी की गई थी? डाक टिकट। कहावत क्या है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिलाड़ो भाटियो सरे तो जैसलमेर। उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर क्या? दोहरा घाघरा नुमा परकोटा, जिसे क्या कहते हैं? कमरकोट कहलाता है। क्या कहलाता है? कमरकोट। इसके अंदर किसकी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली है। इसके अंदर प्रमुख 3 महल हैं, एक को कहते हैं गजबिलास महल, दूसरे को जवाहर विलास महल, तीसरे को सर्वोत्तम विलास महल। इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो भाटी राजवंश के कौन थे? कुलदेवता थे। इसके अंदर स्वांगिया माता या आवड़ माता का क्या है? मंदिर है, जिसे भाटी राजवंश की क्या थी? कुलदेवी थी। इसके अंदर जसलू कुआं है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, और पहली बार यहां पर जैसल जी आए थे, इस कारण से इसका नाम क्या रखा? जसलू कुआं। इसके अंदर याद रखना पार्श्वनाथ जैन मंदिर या आदिनाथ जैन मंदिर स्थित है, और इसी के अंदर नीचे वाले भाग में क्या है? जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। फिर हमने कहा कि दुर्ग के इतिहास की बात करें कि इसके अंदर 2 पूर्ण साके हुए और एक आधा साका हुआ। पहला याद रखना 1299 1312 ईस्वी, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन है? मूलराज भाटी फर्स्ट। केसरिया हुआ, रत्ना पत्नी के द्वारा क्या किया गया? जोहर। इस समय यहाँ पे आक्रमणकारी कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। और शासक कौन था? रावदूदा। केसरिया भी हुआ और जोहर भी हुआ। अर्धशाखा की बात करें तो 1550 ईस्वी में आक्रमणकारी कौन थे? अमीर अली पठान। राव लूणकरण शासक थे। केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। फिर हमने बात की है कहानी की। फिर हमने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार किए गए क्षेत्र पहले 1299 जैसलमेर, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 सिवाना और 1311 में जालौर पर अधिकार किया। यहां तक बात समझ में अगर आ गई हो तो फटाफट क्या दबा दीजिए? अंगूठा। बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। 3 बाणधारी की जय। फटाफट करो, फिर आगे और चलते हैं। जल्दी बताओ। अरे वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करके बताना जल्दी। वाईफाई में कनेक्ट ना करो। साफ ना आ रही है।
चलो आगे बात करते हैं अगला दुर्ग। और अगले दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बताओ? रणथंभौर दुर्ग। पिछला दुर्ग समझ में आ गया ना? अरे आ गया समझ में? रणथंभौर सॉरी जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम बात करें तो इसे गिरि दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? गिरि दुर्ग। इसे वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसलिए इसे वन दुर्ग भी कहते हैं। और इसे याद रखना ऐरण दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? ऐरण दुर्ग कहा जाता है। इसी कारण याद रखना इसे दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज मतलब सभी दुर्गों का क्या है? राजा। तो इसे दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग की बात करें, इसे गिरि दुर्ग भी कहा जाता है, वन दुर्ग भी कहा जाता है, ऐरण दुर्ग भी कहा जाता है। कहने का मतलब इसे गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसे दुर्गाधिराज कहते हैं। सभी दुर्गों का कौन है? राजा है। अगर हम बात करें इसकी निर्माण की, किसकी बात करें? निर्माण। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था निर्माण रणथान देव चौहान ने। किसने करवाया था? रणथान देव चौहान ने। ठीक है। याद रखना इसका नाम जो रणथंभौर पड़ा है वो किस कारण से? रण और थंबन की दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण, कि दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण इसे रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। ठीक है भैया। अगर पूछे कि रणथंभौर दुर्ग कहां स्थित है तो आंसर आएगा सर सवाई माधोपुर। कौन से पुर में? सवाई माधोपुर। तो यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ऐरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस कारण से इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था रणथान देव चौहान ने करवाया था। रण व थंबन नाम की दो पहाड़ियां हैं, इस पर स्थित होने के कारण इसे रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। बोलो कौन सा दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। अगर बात करें कि यह दुर्ग, यह दुर्ग, यह दुर्ग सात विषम आकार की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे लिख दो, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। यह दुर्ग सात विषम आकार वाली पहाड़ियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। अब बात करें कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में प्रमुख कथन, प्रमुख कथन और प्रमुख कथनों की बात करें तो पहला जो कथन दिया था वो एक व्यक्ति थे और उन व्यक्ति का नाम शानदार है भैया। और नाम क्या है? तो अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। कौन से फजल? फल लिख दिया मैंने। अबुल फजल। अब अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में जो बात कही वो ध्यान रखना कि अन्य सभी दुर्ग नंगे, अन्य सभी दुर्ग नंगे, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। कौन सा बंद है? बख्तरबंद। अन्य सभी दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद। इस बात को कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बताओ? अबुल फजल था। बोलो क्या नाम था? अबुल फजल।
कहने का तात्पर्य यह है कि यह कितनी विषम आकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7। तो ये दूर से देखने पर दिखता नहीं है। जब अबुल फजल ने इसको जब देखा होगा तो उन्होंने कहा होगा भैया ये दुर्ग तो ऐसा है कि बिल्कुल बाहर से तो दिखता ही नहीं कि दुर्ग भी है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ छोटी छोटी बड़ी बड़ी क्या है, पहाड़ियां हैं, साथ में वहां जंगल है, साथ में क्या है, जंगल, इस कारण से दिखाई नहीं देता है। इस कारण से इन्होंने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे, जबकि यह दुर्ग कैसा है, वक्तरबंद है। बोलो कैसा है, वक्तरबंद। उसके बाद एक कथन और निकल कर आता है एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का नाम याद रखना, अमीर खुसरो। कौन सा खुसरो, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में बहुत अच्छी बात कही। बोलो क्या कही, तुम्हें पता होगा जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव चौहान को परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद रणथंभौर की जो चौहान शाखा थी उसका क्या हो गया था, समापन। समापन होने के बाद जब अमीर खुसरो इस दुर्ग की अपनी जो तुम्हें पता होगा सॉरी खजाइन उल फुतो, कौन, खजाइन उल फुतो, उस ग्रंथ में कहता है कि जब हम्मीरदेव चौहान हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी इस पर क्या कर लेता है, अधिकार। तो पहले ये जो रणथंभौर था हिंदू राज्य था। कैसा राज्य था, हिंदू राज्य था। तो हिंदुओं को मुसलमान लोग क्या कहते थे, काफिर। क्या कहते थे, काफिर। और उसी काफिर शब्द से बना था कुप्र। क्या बना था, कुप्र। तो इसने कहा, इस दुर्ग को देखकर जब इस पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त कर दी, इसने कहा कि आज कुप्र का गढ़, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, इस्लाम का गढ़ हो गया। तो यह बात किस दुर्ग के बारे में कही गई है, तो आंसर क्या आएगा, रणथंभौर दुर्ग। और कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो। उसके बाद याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का एक चाचा था, और चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। कहते हैं कि आपको पता होगा, चलो थोड़ी सी हम कहानी की बात कर लेते हैं इससे आगे, कि लगभग जब हम्मीरदेव चौहान यहां के शासक थे, हम्मीरदेव चौहान जब यहां के शासक बने, तो दिल्ली के अंदर कौन बैठा था, जेके। कौन बैठा था, जेके बैठा था। तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर क्या करता है, अपना एक अभियान लाता है। क्या लाता है, अभियान। और अभियान लाता है तो रणथंभौर दुर्ग का एक सहायक दुर्ग था जिसका नाम था जाहिंद दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, जाहिंद दुर्ग। जब रणथंभौर पर अभियान करता है तो जलालुद्दीन खिलजी जाहिंद दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन जाहिंद दुर्ग पर अधिकार करने के बाद रणथंभौर दुर्ग का क्या डालता है, घेरा। लेकिन कभी भी वह रणथंभौर दुर्ग को क्या नहीं कर पाता, जीत नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता है, जीत नहीं पाता है। और ना जीतने के कारण जब वो वापस जाता है, तो वापस जाते जाते रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक कहानी कह जाता है, एक कथन कह जाता है। और क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता। आगे बात सुन में, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। किसके बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो लगभग कितने कथन याद करने हैं आपको, 3 कथन याद करने हैं। पहला जो कथन किया था, किसने किया था, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे, जबकि यह दुर्ग कैसा है, वक्तरबंद है। उसके बाद अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो उसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ किसका हो गया, इस्लाम का गढ़ हो गया। तो जलालुद्दीन खिलजी जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाया तो उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो दोबारा देखो, रणथंभौर दुर्ग कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर
जयपुर के अंदर पड़ता है। यह गिरि दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है और एरन दुर्ग भी है। इसे दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण रणथंभोर देव चौहान ने करवाया था। और याद रखना, एक पहाड़ी है रण और एक पहाड़ी कौन सी है, थम्बन, को दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसे रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है। यह 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कथनों की बात करें तो पहला कथन किसने किया, अबुल फजल ने। इसने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद है। अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से अपना क्या दे दीजिए, आपको पता है, जल्दी से जल्दी दीजिए, बस वो ही मत दे देना है ना, अपने दिल को मत देना, बस सब कुछ दे देना मगर दिल को मत देना। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दिल भी दे देना, आज जितने हो सके जितने दे दो। काजल फौजदार, हाँ सर। देखियो बफरिंग तो ना कर लो। या मोबाइल जोड़ दो बातें। समझ में आ गई बात भाई यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार, और मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो उसका नाम है नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा, नौलखा दरवाजा। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो मुख्य प्रवेश द्वार है या दरवाजा, उसे क्या नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर निकलेगा नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा, नौलखा दरवाजा। इसी दुर्ग के अंदर याद रखना 3 दरवाजों का समूह है। 3 दरवाजों का समूह। कितने दरवाजों का, 3 दरवाजों का समूह है। और 3 दरवाजे के समूह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर पूछे कि पहला, तो पहला है अपना तोरण द्वार। कौन सा द्वार, तोरण द्वार। और तोरण द्वार कब कहा जाता था, तो आंसर आएगा सर चौहान शासकों के समय। चौहान शासकों के समय क्या कहा जाता था, तो आंसर आएगा सर तोरण द्वार। अगर बात करें कि भैया दूसरा कौन सा है, तो त्रिपोलिया द्वार। कौन सा द्वार, त्रिपोलिया द्वार। और त्रिपोलिया द्वार किसके समय कहा जाता था, तो याद रखना जयपुर के शासकों के समय। जयपुर के शासकों के समय, शासकों के समय। ध्यान रखना नंबर 3 है अंधेरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा, या अंधेरी द्वार। किसके समय, तो याद रखना मुगलों के समय। मुगलों के समय, ठीक है। तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, नौलखा दरवाजा है। 3 दरवाजों का समूह है जिसके अंदर पहला है तोरण द्वार, जिसे चौहान शासकों के समय कहा जाता था। दूसरा है त्रिपोलिया द्वार। कौन सा द्वार, त्रिपोलिया द्वार, जो किसके समय, जयपुर के शासकों के समय। तीसरा है अंधेरी द्वार, किसके समय, मुगलों के समय। किसके समय बताओ, मुगलों के समय। ये यहां तक बात समझ में आगे नहीं आई तो आगे चलते हैं, दुर्ग के इतिहास के बारे में जानते हैं। दुर्ग का इतिहास, ठीक है। अब दुर्ग के इतिहास के बारे में हम एक ही बात करते हैं, बोलो क्या, साका। इस दुर्ग के अंदर केवल कितने साके हुए थे, 1 साका हुआ था। कितने साके हुए थे बताओ, 1 साका हुआ था। एक जो साका हुआ था उसका समय, उसका जो समय
वो है 1301 ईस्वी। अगर बात करें कि आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारी वही था जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करें कि इस समय यहां का शासक कौन था, तो शासक था हम्मीरदेव चौहान। कौन से चौहान, हम्मीरदेव चौहान, हम्मीरदेव चौहान। तो आपसे पूछे दुर्ग के इतिहास के बारे में, तो यहां पर कितने साके हुए थे, एक साका हुआ था। समय 1301 ईस्वी। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था इस समय, हम्मीरदेव चौहान था। सुनना मेरी बात, हम्मीरदेव चौहान के द्वारा यहां याद रखना क्या किया गया था, केसरिया किया गया था। बोलो क्या किया गया था, केसरिया। क्या किया गया था, केसरिया। दूसरी बात, हम्मीरदेव चौहान की कौन थी पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था, रंग देवी। कौन सी देवी थी, रंग देवी। और रंग देवी के द्वारा याद रखना यहां पर स्थित कौन सा तालाब, पद्म तालाब। कौन सा तालाब, पद्म तालाब। पद्म तालाब में कूदकर क्या किया गया था, जोहर। क्या किया गया था, जोहर किया गया था, जिसे कौन सा जोहर कहा गया, जल जोहर। तो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहां हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। याद रखना, रंग देवी या हम्मीरदेव चौहान की एक पुत्री भी थी जिसने अपना जोहर किया था, तो उसका नाम था पदमला। क्या नाम था, पदमला। पदमला इनकी क्या थी बताओ, पुत्री थी। बताओ क्या थी, पुत्री। और यह याद रखना, यह शाखा राजस्थान का, कौन का, राजस्थान का प्रथम शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा था। बोलो कहां का, रणथंभौर का। कौन से थंभौर का, रणथंभौर का, रणथंभौर का। अब हम बात करते हैं अन्य दर्शनीय स्थलों की। किन की बात करते हैं, अन्य दर्शनीय स्थलों की। अन्य दर्शनीय स्थल, और अन्य दर्शनीय स्थलों की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर याद रखना, एक तो अपना कौन सा महल स्थित है, जोगी महल। कौन सा महल स्थित है, जोगी महल। इसी के अंदर याद रखना एक महल है जिसका नाम है सुपारी महल। कौन सा महल, सुपारी महल। इसी के अंदर याद रखना एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक याद रखना, यहां पर हम्मीर की क्या है, कचेरी। हम्मीर की कचहरी याद रखना। यहीं पर याद रखना एक है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। इसी दुर्ग के अंदर याद रखना 32 खंभों की छतरी स्थित है। 32 खंभों की छतरी स्थित है। अगला याद रखना, इसी के अंदर अधूरे स्वप्न की छतरी। अधूरे स्वप्न की छतरी। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो याद रखना किसने करवाया था, राणा सांगा ने। और राणा सांगा ने क्यों करवाया था, क्योंकि इनकी रानी थी जिसका नाम था कर्मावती। कर्मावती के स्वप्न, कर्मावती के स्वप्न के आधार पर कौन सी छतरी का निर्माण करवाया था, अधूरे स्वप्न की छतरी का निर्माण करवाया था। तो कौन सा महल, जोगी महल। जोगी महल। और कौन सा, सुपारी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, हम्मीर की कचेरी, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, अधूरे स्वप्न की छतरी। याद रखना, यहीं पर याद रखना अच्छे तरीके से कि यहां पर एक क्या मिला है, उपकरण। इस दुर्ग के अंदर क्या, उपकरण। और उपकरण क्या है, एक का नाम है अर्रादा। क्या नाम है बताओ, अर्रादा। इस दुर्ग के अंदर क्या है, उपकरण। एक का नाम है अर्रादा और एक का नाम है मगरनी। क्या नाम है बताओ, मगरनी। ठीक है, अर्रादा और मगरनी का शब्द सुन लेना क्या है। अर्रादा याद रखना, पत्थरों की, दुश्मनों पर पत्थरों की वर्षा करने वाला उपकरण। पत्थरों की वर्षा करने वाला उपकरण। और अगर पूछे कि मगरनी क्या है तो याद रखना ज्वलनशील। कौन सी सील, ज्वलनशील पदार्थों की वर्षा करने वाला उपकरण ना है वो काम।
वर्षा करने वाला उपकरण। ठीक है भैया, तो ये था अपना कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। समझ में आ गया नहीं आया? हर्ष गुर्जर नाम ले लियो भैया तेरा। अगर बात पूरी समझ में आ गई हो तो फटाफट से भेज दो। 8 फौजी चवन्नी फूटी चौन्नी गवाया। सालू फौजदार समझ में आ गया क्या? रोहित फौजदार, दीपिका फौजदार, सलोनी कुमारी, अंजलि अटारी, अंजलि अत्री, कपिल फौजदार, ओम प्रकाश फौजदार। हर्ष गुर्जर, रोहित फौजदार, समझ में आ गई क्या बात? अगर बात समझ में आ गई हो तो बताओ, एक बार फिर रिवाइज कर लो। कौन सा दुर्ग है अपना? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बताओ? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां है भाई? सवाई माधोपुर में है। इसे गिरी वन एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसे दुर्गाधिराज भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथान देव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथान देव ने चौहान ने करवाया था। रण और थम्बन नामक दो पहाड़ियां जिस पर स्थित है, इस कारण से इसे क्या कहते हैं? रणथंभौर। यह दुर्ग 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कथन की बात करें तो अबुल फजल ने क्या? अन्य सभी दुर्ग नंगे, जबकि यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। अमीर खुसरो ने क्या कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अरे बोलो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अरे जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था? जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया? फटाफट हर्ष गुर्जर कमेंट कीजिए। अरे आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए जल्दी फटाफट। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट भेज दीजिए, अपना हार्ट, अपना अंगूठा, सब कुछ भेज दीजिए फटाफट। अरे जल्दी भेजिए भैया। जल्दी भेजिए जल्दी। अरे जल्दी भेजिए। रोहित फौजदार, सलोनी कुमारी, कुसुमा, यस सर, फटाफट फटाफट भेजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा से कर रहा हूं, सब ले लेना। जहां से क्लास शुरू की है वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना सब। ये लो, यहां से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। टॉप रोहित फौजदार, धन्यवाद। टॉप शेयर तो करते नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सचिन स्क्रीनशॉट। क्या हुआ सर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? अगर ले लिया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ले लिया। इसका भी ले लो। अरे गुरुजी नहीं है, किडनैप ना हुए। अगला ले लो स्क्रीनशॉट।
ये कहावत याद रखना, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भरो चिलानो भाटियो सरे तो जैसलमेर। समझ में आई बात? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो ना। तो ये डेली सुन लेना, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिलानो भाटियो सरे तो जैसलमेर। चोरी हो गई सर। अरे सर जी नहीं है भाई, नया फौजदार सर जी नहीं है, कहीं नहीं गए, चोरी कोई नहीं करने वाला, ठीक है, यहीं पे हूं मैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? अरे ले लिया क्या? अरे कमेंट करके बता दो, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भैया? ये आदित्य क्या निकम्मापना निकल रहा भैया? सुबह पिटेगा फिर तू? समझा दे इसको हर्ष, नहीं सुबह पिटेगा ये। अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आ गया सर, आ गया समझ में, आ गया सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला इसका ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका भी ले लो फटाफट। इसका भी ले लो फटाफट। ठीक है, और बाकी बातें करेंगे अब कल। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद बताना है कि क्लास कैसी थी कैसी नहीं थी। धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत, सभी को गुड नाइट।